अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। इंडिया में जो आवाम का बुरा हाल है, ख़ासकर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा और नफ़रत फैलाना। ओवैसी साहब आज पार्लियामेंट में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ये बेनज़मीरी कहाँ से आ रही है। और सुनते हैं इसको कि डॉक्टर ओवैसी साहब ने इस वीडियो में क्या क्या बातें हुकूमत से कही हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए और वाकई हुकूमत के लिए क्या क्या करना लाजमी है अपने मुल्क को सही चलाने के लिए। देखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चेयरमैन साहब, आप उर्दू को जानते हैं। किसी एक शायर ने शायद बरसर इख्तिदार जमात के लिए ये शेर कहा होगा कि उसूल बेचकर मसनद ख़रीदने वालों, निगाह अहले वफ़ा में बहुत हक़ीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था न होगा कभी कि अपने हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं आज इन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जो दिखते तो हैं, जिनके बारे में बात तो होती है मगर उनकी कोई नहीं सुनता। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेज़ुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत क़ानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूँगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, HC मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज़ का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियाँ के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में OBC समाज के MP अब अपर कास्ट के MP के बराबर हो चुके हैं। OBC समाज के MP अब अपर कास्ट MP के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज़ मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को जो मैंडेट मिला है। एक मिनट, आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, आप लोग बैठ जाएं, कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री मनसुख मांडविया जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अपने प्रारंभिक कृपया आप लोग बैठ जाएं।
माननीय आप लोग बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य बैठ जाएं। माननीय सदस्य ने अपने प्रारंभिक भाषण में जो शब्द प्रयोग करा है उसको ऑथेंटिकेट करा जाए। और अभी उन्होंने उल्लेख करा कि मोदी के बुलडोजर ने वहाँ मॉब लिंचिंग करा है, उसको भी ऑथेंटिकेट करा जाए। निश्चित तौर से इसको ठीक है। उवैसी साहब जब भी कोई बात नहीं सर, आप चेयर पर बैठे हैं जी, इसलिए आप मंत्री जी को पेट में दर्द हुआ, माशाल्लाह, शुक्रिया उनका। नहीं, तो सर मैं मंत्री की जवाबदेही है अरे ये नहीं, मंत्री इससे की बुरी बात क्या है? पेट में दर्द हो सकता है, वो दर्द ये सब ठीक। अच्छा दर्द हुआ, चलिए दर्द हुआ, दिल का दर्द हुआ। तो सर, जो नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत पर हिंदुत्व की वजह से मिला है। आई वुड लाइक टू से इट इज नॉट मोदीज इन डॉक, बट एवरी सिंगल पर्सन वोटेड हिम डिस्पाइट हिज एंटी मुस्लिम वॉइस। एंड आई वुड लाइक टू टेल द अपोजिशन पार्टीज, this is not a moral victory for you, this is a victory of majoritarianism. Everyone should contemplate and do introspection. Why is it that the OBCs and the upper caste are getting their due representation? Why are the Muslims not getting? Are we here only to vote for you and not to get elected? If that is the case, please tell us that we are only here to vote for you. Sir, आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। ये भी कंक्लूड कर। अरे सर मेरा टाइम है, कहाँ टाइम है सर? आप ये टाइम ले लिए मेरा सर, मैं 2 मिनट दीजिए। ये विश्वगुरु की पॉलिसी है, इजराइल को 27 टन हथियार जा रहा है। 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इजरायली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर? क्यों हथियार दे रहे हैं सर? नस्लकशी हो रही है। सदर जमहूरिया के खुतबे में राष्ट्रपति के सर, मैं उसी पे बोल रहा हूं सर, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, आप पैराग्राफ नंबर 25 देख लीजिए। सदर जमहूरिया में सैचुरेशन अप्रोच है। क्यों नहीं मोदी सरकार माइनॉरिटीज को तीनों स्कॉलरशिप को डिमांड करती है सर, उसको आपने बजट कम कर दिया। सर, बनारस का बुनकर 18 महीने से मंडी का शिकार है, सूरत और बेंगलुरु जा रहा है। सर आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, आखिरी बात सर, पनून केस में निखिल गुप्ता, मोदी ने कहा था कि हम घर में घुसकर मारा, तो निखिल गुप्ता को किसने ऑर्डर दिया था पनून को मारने का? अगर नहीं दिया तो उसको बचाइए, और अगर दिया नहीं तो फिर उस पर पीएमएलए क्यों नहीं लगाते? और सर समाप्त करो, कमेटी बनाई आपने, उसका क्या हुआ? सर हम एससीओ को नहीं जा रहे। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी इस तकरीर को टीपू सुल्तान की नजर, सुनिए सर, अब हो गया खत्म कर रहा हूं सर। मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान के नजर कर रहा हूं। ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया। ये आपकी नफरत है सर। आखिर में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस शेर पर कि क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छांव, जो कल सपूत थे वो कपूतों में आ गए, थे इस कदर अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जलील के जूतों में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री गौरव गोगोई जी। अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किए, 60 साल पहले हमने अंग्रेज को निकाल दिया देश के। अंग्रेज, ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तफरका पैदा करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल। हमने अंग्रेज को तो देश के बाहर निकाल दिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ने अंग्रेज की विरासत ले ली और वो भी करते डिवाइड एंड रूल आज की तारीख में। आप हिंदुस्तान की तारीख पढ़ेंगे, आज हिंदुस्तान सबसे अव्वल मुल्क है, सबसे अव्वल देश है जिसमें सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। सबसे ज्यादा दंगे फसाद अगर कोई मुल्क में होता है इस दुनिया में, वो हिंदुस्तान। इसके जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिशियंस। अक्सर आप देखेंगे हर दंगे फसाद के पीछे अक्सर मजहब का नाम है, अक्सर हिंदू मुस्लिम है, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन है, अक्सर
मजहब को आपस में लड़ाते हैं। काय के लिए? अपने वोट बैंक के लिए, अपने गद्दी को बचाने के लिए, अपने सीट हासिल करने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी नजर में दहशतगर्दी, आतंकवाद पॉलिटिशियनों की विरासत है। और इंडिया की मिसाल देने लगूं, उतना वक्त नहीं है। चंद अहम मिसाल कहूंगा मैं। पहले नंबर पे कि पॉलिटिशियन की कोई जात नहीं होती, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, अमेरिकन पॉलिटिशियन, यूके पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, हिंदू पॉलिटिशियन, क्रिश्चियन पॉलिटिशियन, मुस्लिम पॉलिटिशियन। अक्सर पॉलिटिशियन वो लोग रिस्पॉन्सिबल है जितने भी राइट्स होते हैं, अक्सर। इसीलिए एक शख्स ने कहा था कि पॉलिटिशियन दे ऐड फायर टू द फ्यूल, वो चिंगारी लगाते हैं, ईंधन में चिंगारी। मैंने बोला नहीं, पॉलिटिशियन लोग दे डोंट ऐड फायर टू द फ्यूल, दे ऐड फ्यूल टू द फायर, वो ईंधन डालते हैं आग में। हमारी आजादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना, आजादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में, 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग, तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं उनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे। कितने चैनल दिख रहा था, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी, बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। « 9/11 पे मुझे ज्यादा तकरीर नहीं करने का है, वो 9/11 तो इतना बड़ा, कम से कम 10 तकरीर कर सकता हूं मैं 9/11 के ऊपर, जॉर्ज बुश के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है उसको आइडिया मिली बाबरी मस्जिद से। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। चाहे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर में टाइम रिया तो कहूंगा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है।
सारे हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमान, और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिश की कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। तो नाज़रीन गिरामी, ये बात तो डॉक्टर साहब की बिल्कुल समझ में आने वाली है कि जैसे ओवैसी साहब ने कहा ना कि भाई आप यहाँ बैठे हुए क्यों हैं, यानी आप पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर आप इतनी बातें हो चुकी हैं तो आप क्यों बैठे हैं पार्लियामेंट में? सोचने की बात है कि जब दंगे फसाद भी हुए, इस वक्त तो सलमान खान का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और सलमान खान को सिक्योरिटी दे दी है, और उसके बाद वो बंदा जेल में बैठ के बहुत ज़्यादा शोशा छोड़ रहा है वगैरह वगैरह, लॉरेंस जो जिसका नाम है। तो क्या है ये, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पार्लियामेंट में? एक बात आगे, इंडिया क्यों हथियार दे रहा है वाकई इसराइल के अंदर? इसराइल तो देखो, इसराइल के बारे में जो मैं बात कहूँगा, एक छोटी सी बात, वो ये कि वो इंटरनेशनल गुंडा है, और उसने इंटरनेशनल गुंडागर्दी में ये किया हुआ है कि सारे लोगों को कर्जा दे के अपना जो है वो गुलाम बना दिया है। और उस गुलामी में क्या है कि भाई आप बातें मानो, अब हमारी जंग है, आप जो है हथियार भेजो। तो इंडिया क्यों भेज रहा है? फोर्स भी भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? और अपने बंदे भी मरा रहा है। अथेंटिक करना चाहिए लाजमी, क्योंकि सबूत देने थे। तो डॉक्टर ओवैसी साहब ने जो बात की वो ऐसे नहीं की है। हाँ, ओवैसी साहब की ये गलती है कि वहां पर बोलते कि देखो फलां बिल्डोजर मोदी के हुक्म पर चला है, लिहाजा इसका सबूत ये है। वो पीछे से एक और सियासतदान उठा, उसकी जिम्मेदारी है ना, वरना वो पकड़ा जाएगा भी ये कैसे हो गया है, सबूत दो। अच्छा, अगर आप नफरत, जी हाँ, आपकी नफरत है कि क्योंकि आप जो है वो टीपू सुल्तान की तस्वीर तो संविधान जो है वो कानून, जो इंडिया का कानून है उसकी किताब में तो आप लगाते हैं टीपू सुल्तान की, क्योंकि वो अंग्रेज के खिलाफ लड़ा है और मुसलमानों का बहुत बड़ा हीरो था। वो लड़ा है, जान दे दी, शहादत ले गया, और उसकी जो है वो किताब के ऊपर तस्वीर मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। अब इंडियन पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? वो फर्जी वादे करते हैं, मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करेंगे। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 40 करोड़ हैं, और दूसरी बड़ी कम्युनिटी है इंडिया के अंदर हिंदुओं के बाद मुसलमान। तो फर्जी वादे, इंतखाबात के दौरान कई सियासी जमातें मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़, तालीम, माशी तरक्की के वादे करती है, करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि तालीम के बारे में तो मुसलमान खुद कफील हैं। मुसलमान हम वहाँ नहीं भेज सकते जहाँ पर ईसाई स्कूल के अंदर ईसाइयों की तालीम दी जाती है, या वहाँ नहीं भेज सकते जहाँ पर हिंदुओं की तालीम दी जा रही है, मुसलमान भेज ही नहीं सकते। लेकिन इलेक्शन के बाद अक्सर ये वादे पूरे नहीं होते हैं। ये सिर्फ वोट हासिल करने के लिए किए गए वादे होते हैं। सेकुलरिज्म के दावा, कुछ पार्टियां सेकुलर होने का दावा करती हैं कि भाई हम मजहबी नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम मजहबी नहीं हैं, और ये जाहिर करती हैं कि ये वो सब मज़ाहिब के साथ बराबर सलूक करेंगे, लेकिन इंतखाबी मफादात की खातिर बाद में वो फ़िरका वाराना या जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हैं, वो हिंदुओं के साथ हो जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। फ़िरका वाराना हम आहंगी सियासी जमातें मुसलमानों को ये बावर कराती हैं कि सिर्फ वही जमात उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, जबकि असल में उनका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना होता है। मखसूस मसाइल को हवा देना, मुस्लिम मसाइल को सिर्फ इंतखाबात के दौरान अहमियत दी जाती है, और तालीम, रोज़गार और सेहत जैसे मसाइल पर अक्सर पॉलिसी बनाने में दिलचस्पी कम होती है, लेकिन इलेक्शन में इन मसाइल पर गुफ्तगू
की जाती है। अब बाद में ये काम उल्टा हो जाता है। मुस्लिम रहनुमाओं की हिमायत, कुछ जमातें मुस्लिम मजहबी या सियासी रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने की कोशिश करती हैं ताकि इनके पैरोकार भी इन्हें वोट हासिल करें। यह हिमायत अक्सर आर्जी होती है और इलेक्शन के बाद बदल जाती है। ओहो, कितनी अजीब बात है। तो इन हिकमत अमलियों को मद्देनजर रख के हिंदू पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वोट बैंक हासिल करते हैं और 4% ओरिजिनल मुस्लिम जो पॉलिटिशियंस हैं वो पार्लियामेंट में आ पाते हैं। और वो 4% क्या करेंगे, और वो 4% फिर अपने अपने इलाकों को थोड़ा बहुत संभाल लें तो संभाल लें। आगे देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पॉलिटिशियंस के यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं। इस ऑपरेशन में मजीद बातें देखिए। कुछ बातें आपको कड़वी जरूर लगेंगी, हकीकत तो कड़वी होती है, सच कड़वा होता है। आप ChatGPT से जाके पूछ लीजिए कि सच क्यों कड़वा होता है। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं बंबई में, 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, और जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापिस था, प्लान्ड था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता, आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता, जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस, जो रोक सकती थी नहीं रोकी। जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की, 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते 1 जज कमीशन श्री BN कृष्ण को, श्री BN श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2 द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है, माशाल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा।
मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। मैंने कोशिश किया कि आज उनको स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे। कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव, वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है। मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, गट से उसमें। वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल। नाम ले रहा है पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा, अकेला शख्स नाम लेके। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, नाम भी लिया, त्यागी दैट टाइम जॉइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से, एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी बाबरी मस्जिद, नाम लेते हुए। मैं तहकीक किया, लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस BN श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें, नाम लेते हुए। तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर 1 है पॉलिटिशियंस। इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है, हमें फख्र है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे, एक आम जो हिंदुस्तानी है, खुसूसन हम मुस्लिम, हम मुसलमान, चाहे पॉलिटिशियन हमें धोखा देंगे, चाहे कई बार पुलिस धोखा देंगी, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हमें गर्व है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से, क्या ये जुडिशरी सिस्टम को पॉलिटिशियन की भनक ना लगे, वरना खुदा इस देश को बचा सकता है। बॉम्बे राइट्स के बाद, जो दिसंबर 92 में हुआ था और जनवरी 93 में, 2 महीने बाद 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। 13 बॉम्ब फूटते हैं, 13 बॉम्ब धमाके होते हैं बॉम्बे में, जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। उस टाइम कहना था, हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था। 2 साल पहले जब तकरीर की थी, उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक आने वाला था। ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का, जब तकरीर की थी उस टाइम केस का जजमेंट नहीं आया था। जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन, और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बम्बई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था। जब आम मुस्लिम सड़कों पे चलते थे, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सफर करते थे, बस में जाते थे, लोग उन्हें घूरते थे, उनको ताने मारते थे। मुसलमान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई। हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है। इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो। अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था, गैर इस्लामी था, फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए। कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं। जस्टिस श्री कृष्णा कहते इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। और इसके केस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते,
क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे, ये बिल्कुल अन इस्लामिक है। ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, उसका जिम्मेदार कौन? कौन लोग? वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की, नंबर 1। नंबर 2, क्यों ऑपोजिशन ने की? वोट बैंक के लिए। नंबर 2, पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका, नहीं तो सीट चले जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई। नंबर 4, जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी। नंबर 5, जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, रूलिंग एंड ऑपोजिशन, वही लोग, सदर सबके पॉलिटिशियंस। आप आमतौर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकग्राउंड में जाओ, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जो भी टेररिस्ट अटैक्स है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट ऑल, अक्सर सभी के पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ है। 10 साल के बाद 2002 में 27 फरवरी के बाद, फरवरी से लेके मार्च तक के दंगे फसाद हुए गुजरात में। क्यों? क्योंकि 26 फरवरी को 2002 में कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाया गया, वो डिब्बा जलाया गया और इल्जाम था मुसलमानों पे। तहकीक करने के बाद पता लगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है, एविडेंस के बाद पता लगा कि ये जो डिब्बा था, ये अंदर से जलाया गया था। इट वॉज इनसाइड जॉब। क्लियर कट रिपोर्ट है। वो S6 का डब्बा जो जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा पे, वो अंदर से तेल फेंका गया था। वो प्लानिंग थी। 56 लोग मरे, कोई कहता 55, 50 से ज्यादा मरे। बाद में पता चला कई लोग जो मरे की लिस्ट में नाम था वो बाद में जिंदा थे। कितने लोग मरे अल्लाह ही जानता है, बट मरे काफी लोग। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। फौरन नेक्स्ट डे देयर वाज अ स्टेट फाइनेंस्ड सुपरवाइज्ड प्रोग्राम। रिपोर्ट कहती है कि स्टेट मैनेज्ड, हैंड इन ग्लव, पॉलिटिशियंस, पुलिस मैसेकर था। हजारों लोग का कत्ल किया गया था गुजरात में। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है 793 मुस्लिम्स डाइड एंड 253 हिंदूज। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एनजीओ, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन, 2000, 2500, कोई कहता है 3000 लोग का कत्ल हुआ, अक्सर मुसलमान। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5000 लोग गुजरात में इस दंगे फसाद में कत्ल हुए उनके। कोई कहता है 8 से 10,000। लेकिन आसानी से हम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पढ़ के 3000 से 6000 लोग का कत्ल हुआ। जितने लोग 9/11 में मरे उससे ज्यादा गुजरात में मरे। जितना नुकसान 9/11 में हुआ उससे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ। करोड़ की प्रॉपर्टी जलाई गई। रिपोर्ट है। कितने वीडियो फिल्म्स अवेलेबल है, कितने बुकलेट छपे, कितने बुक्स मौजूद है, प्रूफ, आई विटनेसेस। हजारों मुसलमान का कत्ल हुआ। हजारों मुसलमान औरतें, हमारे मां, हमारे बहन, उनका खुलेआम बलात्कार हुआ। कौन कहता है? मुसलमान ने। एनजीओ रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब पढ़िए सब। हजारों मुसलमान औरतों का खुलेआम बलात्कार हुआ, जिना बिल जबर हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई। टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा मुसलमान की दुकानें लूटी गई, मुसलमान के एस्टैब्लिशमेंट लूटे गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स, 50,000 से ज्यादा मुसलमान के घर को लूटा गया, घर को आग लगाया गया। लाखों मुसलमान बेघर हुए। इसके जिम्मेदार कौन? ये कौन लिखता है? ये सब रिपोर्ट जो मेरी है मुस्लिम रिपोर्ट नहीं है। तो आपको लगता होगा ये सब मेरी तहकीक जो है, मैं अगर हिंदुइज्म का बात करता हूं तो हिंदू स्कॉलर्स क्या कहते हैं देखता हूं वेद के बारे में, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन स्कॉलर्स। इसी तरीके से ये सब रिपोर्ट जो है टेररिस्ट अटैक की नॉन मुस्लिम रिपोर्ट है। आप वेबसाइट पे जाइए, FBI की या अमेरिकन सोर्स की, खुद की रिपोर्ट नहीं है मेरी। और कितने मैगजीन छपे,
इस टाइम मुझे दाद देने पड़ेगा इंडियन मीडिया की। मीडिया बहुत बार गड़बड़ करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात राज्य में एक आध को छोड़ के जो मीडिया पॉलिटिशियन कंट्रोल्ड है उसको छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ चैनलों पे दिखाया क्या गलत काम हो रहा है मुसलमान के खिलाफ, क्या बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका रास फास कर रहे थे। फिर भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी प्लानिंग थी कि हमको ये दहशत पैदा करना है ताकि देयर विल बी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, वोट बढ़ जाए और वोट हमारे तरफ आए, और वो बिल्कुल कामयाब हुए। जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ वो बड़ी तादाद में जीते, 2/3 मेजॉरिटी। ये जो हजारों मुसलमान लोग मरे, उनका कत्ल किया गया है, हजारों मुसलमान औरत को रेप किया गया है, हजारों लाखों दुकानें घर लूटे गए, जलाए गए, उसका जिम्मेदार कौन? वही लोग, नंबर 1 पॉलिटिशियन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कमाल किया। पहले पॉलिटिशियंस और मीडिया दोनों के कपड़े उतारे। डॉक्टर साहब ने पहले पॉलिटिशियन और मीडिया दोनों के कपड़े उतारे और बाद में तारीफ की कि भाई हाँ कुछ ना कुछ काम जो है वो अच्छा भी किया जाता है। मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ, मैं इंडिया को टारगेट करके नहीं बात कर रहा, या इंडिया के ऑफिसर्स को जो कि सरकारी इदारों में काम करते हैं उनको टारगेट करके मैं ये बात नहीं कर रहा। ये ओवरऑल पूरी दुनिया में जो हो रहा है कि पॉलिटिशियन और सरकारी इदारों के ऑफिसरान अवाम के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं और उनका बेड़ा गर्क करते हैं, वो यूँ होता है। देखिए, हर इदारे में एक यूनियन बन जाती है। अब इस यूनियन में 2 काम होते हैं। एक ये है कि भी करप्शन करते हुए कोई ऑफिसर फंसता है, उस ऑफिसर को कैसे निकालना है, एक ये काम होता है। हर इदारे में, हर सरकारी इदारे में पूरी दुनिया में एक यूनियन बनती है, करप्शन करते हुए एक बंदा जो फंसेगा उसको कैसे निकालना है। दूसरा ये है कि अपने मुतालबात हुकूमत से या अपने से ऊपर से जो इदारे हैं ऊपर के, उनसे मुतालबात कैसे मनवाने, उसके लिए हड़ताल की जाती है और हड़ताल करके उनसे कहा जाता है हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे प्रोविडेंट फंड बढ़ाएं, हमारे जीपी फंड बढ़ाएं, हमारे इंश्योरेंस बढ़ाएं, हमारे बच्चों की फीसें माफ़ कीजिए, हमारे ये कीजिए। इससे क्या होता है कि इंतज़ामिया पर दबाव आता है और मेंबरान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बनता है, यानी सरकारी इदारों का। लेकिन होते ये गलती पे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ा अपने मफादात में होते हैं, अवाम के मफादात में नहीं होते। दूसरा क्या होता है कि किसी तनाज़े की सूरत में यूनियन कानूनी मशवरे और वकील फराहम करती है ताकि अफसरान की कानूनी मदद की जा सके। मैंने पहले ही बोल दिया आपको। तीसरा, तबादले और तरक्की में मदद। अब क्या होता है, अब जब एक इदारा है, मिसाल के तौर पर एजुकेशनल इदारा है, और एजुकेशन में जब एक बंदा किसी पे दबाव डालता है, स्टूडेंट्स पे दबाव डालता है, या उनको इम्तिहान में नकल करने की, चीटिंग करने की इजाज़त नहीं देता है, या फिर क्या करता है कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनके बच्चों को मारता है या उनसे अच्छा बिहेवियर नहीं करता, तो वो बाप को जाके शिकायत करते हैं, बाप उसका पैसा दे के इसका तबादला कराता है। ये मसला जो है ना तब होता है जब यूनियन अफसरान के तबादले और तरक्की का मौका आता है। तो अब इस इदारे की जो यूनियन होती है वो इस उस्ताद को बचाती है, या फिर इस इदारे की यूनियन को खरीदा जाता है कि आप पैसा ले लो और इस बंदे को इस स्कूल से या इस यूनिवर्सिटी से या इस कॉलेज से निकाल दो। ये आपको मैं क्या बताऊं, क्या खोल रहा हूं मैं आपके सामने। अगली बात, जो मुलाजमत में इस्तेहकाम। अब अगर किसी अफसर की मुलाजमत ख़तरे में हो तो यूनियन उनका दिफा करती है और मुलाजमत में इस्तेहकाम फराहम करती है, यानी मजबूत कर देना। एक आदमी कॉन्टेक्ट पे आया है और उसको ये कहा कि आप जो है हमारे साथ ये ताउन करेंगे, आपको आधी तनख्वाह मिलेगी, आधी वो घर बैठ के खाएगा। तो उस सूरत में जनाबे वाला इसको पक्का करने के लिए यूनियन को मौका मिलता है। तनख्वाह और फ़वाइद में इजाफा मैं पहले बहुत बता चुका हूँ। तनख्वाह और बाकी फ़वाइद, प्रोविडेंट फंड है, जीपी फंड है, इंश्योरेंस है, फलां, उनमें ज़्यादा पैसे हम बटोर के ले जाएं। और शफाफियत और एहतसाब,
कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि यूनियन अपने अफसरान की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए शफाफियत और एहतसाब के उसूलों को फरोग देती है ताकि अफसरान को बिलावजह के दबाव से बचाया जा सके। जहां पे ये ठीक है तो फिर ठीक भी हैं यूनियन वाले। अच्छा, बाहमी राब्ता और तामुन, ये तो वाकई है कि किसी इदारे के अफसर का काम तो 2 मिनट में हो जाएगा, 4 मिनट में हो जाएगा, कागजात में उसका बाप नहीं है और जो है वो हकीकत में उसका बाप नहीं है, कागजात में उसका बाप भी बना दिया जाएगा। तो ये बाहमी इनका आपस में राब्ता और तामुन इस तरह है। अब मिसाल के तौर पर एक मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और मैं कहता हूँ फलां का काम मैंने करना है, फलां ऑफिसर के पास जाना है, उसके पास टाइम ही लिमिटेड होता है, मैं कैसे जाऊँ, मैं दूसरे को कहता हूँ यार ये काम करा के आओ, बस। तो ये होता है एक दूसरे के काम करने का। अच्छा, नज़्म व ज़ब्त में नरमी, अगर किसी अफसर पर नज़्म व ज़ब्त की कार्रवाई हो रही हो, यानी मिसाल के तौर पर कि एक आदमी के पास इदारे का बड़ा है, उसके पास फंड आता है और वो नज़्म व ज़ब्त यानी सफाई का ख्याल नहीं है, बच्चों के टाइम टेबल का ख्याल नहीं है, पाबंदी का ख्याल नहीं है, छुट्टियों का ख्याल नहीं है, फलां, तो उस पर प्रेशर आता है और एक दिन नहीं आता, 1 महीना नहीं आता, 2 महीने, 1 साल नहीं आता, फिर आता है, जरूर उनके पास कार्रवाई आती है। तो जब ये प्रेशर आता है तो उस प्रेशर में यूनियन पकड़ के इस ऑफिसर को बचाती है और वो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में फन्ने खां बन के और बैठा हुआ है, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। मेडिकल और हेल्थ केयर की सहूलतें, ये भी होता है कि देखिए हमारे यहाँ एक इदारा है, मजदूरों का इदारा है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पर मजदूरों के लिए हेल्थ केयर की जितनी फैसिलिटीज़ हैं उस मेडिकल जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल है एक छोटा सा, तो उसमें दी जाती हैं। तो जो इदारे के यानी मेडिकल के हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल के जो चलाने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं या जो लोग भी हैं, वो खुद खा जाते हैं काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैसिलिटीज़ वो खुद ले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान को नवाज देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया में है ये। अच्छा, आगे ये होता है कि पॉलिसी साजी में हिस्सा। अब क्या करते हैं भाई, एक पॉलिसी एक इदारे के लिए आ रही है, मिसाल के तौर पर जजेस के लिए एक पॉलिसी आ रही है कि जजेस अपने बेटों को वापस अपनी सीट पे नहीं बिठा सकते, एक पॉलिसी आ रही है। अब सारे जजेस मिलके इसके पीछे लग जाएंगे, वकाला साथ मिलाए जाएंगे, क्योंकि वकील भी बाद में उन्हीं सीटों पे आते हैं जो जजेस के साथ। तो फिर क्या होता है कि भाई अब बचना, इस पॉलिसी को रोक दो, ये कर दो, फलां कर दो, हमारी औलादों का क्या बनेगा, फलां क्या बनेगा। यानी कि यूं समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन की वजह वो हर इदारे की यूनियन ही है और इसको कहते हैं माफिया। इसको क्या कहा जाता है? माफिया। और इसको ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी दिया जाता है। और तौबा है, तौबा है, तौबा है, बेड़ा गर्क है करोड़ों इंसानों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।